हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एथिकल नर्सिंग ऑफिसर में। तो कल के क्लास में हमने पढ़ा था सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर के बारे में हमने क्या पढ़ा था, उसके साइंस सिम्टम्स के बारे में देखा था, उसके कॉजेस देखा था, उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में देखा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इसके मैनेजमेंट, जिसपे हम सबसे पहले देखेंगे नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट। ठीक है, क्या देखेंगे? नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट। तो इस पे कौन कौन से मैनेजमेंट हमने कल देखा था जो नॉन सर्जिकल में थे। वो पहला है, देखो, रेडिएशन थेरेपी हमने पढ़ लिया है ना। बात आई कीमो की, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जो हम पढ़ेंगे वो लेजर थेरेपी। ठीक, लेजर थेरेपी क्या होती है? लेजर थेरेपी क्या होती है? इसका अदर नेम है फोटो एलिवेशन। क्या है? फोटो एलिवेशन इसका अदर नेम है। ये एग्जाम का पहला एमसीक्यू। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से भी पूछा गया है कि लेजर थेरेपी का अदर नेम क्या है। तो वो क्या है? फोटो एलिवेशन। ठीक है, क्या है लेजर थेरेपी? लेजर थेरेपी में ना हम एक लाइट का यूज करते हैं। ठीक है, और उस लाइट में ना रेस निकलती है, और वो जो रेस होती है ना, वो डायरेक्ट उसी टिश्यू को जहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ हुआ है सेल का, या वहाँ पे प्रोलिफरेशन हुआ है सेल का या टिश्यू का, वहाँ पे वो जाके अफेक्ट करती है उसको। जब ये रेस वहाँ पे अप्लाई की जाती है, तो वहाँ का जो ट्यूमर का जो मटेरियल है, उसके अंदर का जो मटेरियल है वो भाप बन के और पानी बन के बाहर आने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ट्यूमर सेल है वो क्या डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वो टिश्यू जो होता है ना वो श्रिंक हो जाता है। ठीक है, ये लिख लो। इसमें एक लाइट का यूज करते हैं। ठीक है, लाइट का यूज करते हैं, जिसमें जिसमें से रेस निकलती है ना, और ये रेस वहां पे अप्लाई करते हैं ना, वहां अप्लाई करते हैं जहां पर सेल या टिश्यू में एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है। ठीक, देन इसके बाद जब ये रेस वहां पे पड़ती है ना, तो वहां का जो मटेरियल है, उस ट्यूमर के अंदर का जो मटेरियल है, वो पानी बन के भाप बन के बाहर आ जाता है। ठीक है, और वो सेल फिर श्रिंक हो जाती है, वो ट्यूमर फिर डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्या है? एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है। और जब ये रेस वहां पड़ती है, तो ट्यूमर के अंदर का मटेरियल भाप या पानी बन के बाहर आ जाता है। है ना, फिर वहां का जो ट्यूमर है, ट्यूमर सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक,
इसमें एक चीज और भी करते हैं पता, लेजर थेरेपी करने से पहले क्या करते हैं, बिफोर लेजर थेरेपी क्या करते हैं, कोल्पोस्कोपी करते हैं। ठीक है, कोल्पोस्कोपी क्या होता है, ठीक है, क्या होता है कोल्पोस्कोपी, विजुअलाइजेशन ऑफ यूटरस, ठीक है, या इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। तो पहले तो हम देख लेंगे वहां पे कि जो ट्यूमर है वो कितने पार्ट में फैली हुई है ना, उसके बाद ही हम लेजर थेरेपी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो ट्यूमर है उसका मैक्सिमम पार्ट है या मैक्सिमम उसका लेसन है, तो हम वहां पे ये थेरेपी अप्लाई नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि ये वहां पे इफेक्टिव नहीं रहेगी। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लेसन पार्ट, अगर लेसन पार्ट वहां पे विजिबल है, ठीक है, अगर विजिबल है, हमको वहां पे ट्यूमर दिखाई दे रही है किसी छोटे से पार्ट में, तो हम ये यूज कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, पर अगर हमको वो दिखाई नहीं दे रहा है या हमको बहुत ज्यादा पार्ट में दिखाई दे रहा है, तो वो हम यहाँ पे यूज नहीं करने वाले। ठीक है, वेन, ठीक है, जब लेसन पार्ट हमको विजिबल होगा ना तभी हम ये यूज करेंगे। ठीक, हो गया। देन दूसरा क्या था, दूसरा नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट क्या था, क्रायो सर्जरी था। ठीक है, जिसपे हम कोई सर्जरी नहीं कर रहे थे, उसका नाम ही है क्रायो सर्जरी, क्रायो सर्जरी। इस पे क्या करते हैं, इसको भी करने से पहले हम कोल्पोस्कोपी करेंगे, है ना, और अगर हमको विजिबल पार्ट लेसन का दिखाई दे रहा है ना, अगर हमको पार्ट वहां का विजिबल है तो ही हम इसको वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पर इसमें करते क्या है, इसमें एक काटरी का यूज करते हैं। ठीक है, जो काटरी होती है ना, अपन जो किसी भी चीज को जलाने या उसको गलाने के लिए काम में लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक काटरी जो होती है ना, तो इसमें हम एक काटरी का यूज करते हैं। पर यहाँ पे जो काटरी होती है ना, तो उस टिश्यू को या सेल को जहाँ पे ट्यूमर हुई थी, उसको वो फ्रीज करने का काम करेगी। ठीक है, क्या करती है, उसको फ्रीज करती है, उसको वो इतना ज्यादा गला देती है ना कि वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, और जब हम ये थेरेपी यूज कर रहे होते हैं ना, जब हम क्रायोसर्जरी थेरेपी यूज कर रहे होते हैं, उस टाइम पे महिला को क्रैम्प्स भी आ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आता है कि एक पेशेंट को क्रायोसर्जरी थेरेपी हम अप्लाई कर रहे हैं, उस टाइम पे महिला को क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा। तो क्या होगा, वहां पे हमको पेशेंट को समझाना है कि ये तुम्हारा नॉर्मल कंडीशन है, कुछ नहीं होगा, है ना, सब कुछ ओके है, आप टेंशन मत लो, ऐसा होता है, अभी वो कुछ टाइम बाद सबसाइड हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम इस पे, कि इस पे हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉटरी का यूज करते हैं, है ना, यूज करते हैं। और ये कॉटरी क्या काम करती है, जहां पे वो सेल टिश्यू है जो एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन जिनका हुआ है, उनको वो फ्रीज करने का काम करती है ना। एक मिनट, एबनॉर्मल एबनॉर्मल टिश्यू या सेल को क्या करेगी, फ्रीज करने का काम करेगी, फ्रीज करती है, और इतना ज्यादा गला देती है ना उनको कि वो डिस्ट्रॉय ही हो जाते हैं, है ना।
ये लिख लो। है ना, ड्यूरिंग क्रायो सर्जरी क्या होगा, फीमेल को क्रैम्प्स आएंगे, ठीक है, क्रैम्प्स राइज होंगे, ठीक है, इट इज नॉर्मल फाइंडिंग। ठीक, ये लिख लो, ये भी आपका इम्पोर्टेंट की पॉइंट है। हो गया। अब इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, है ना, साइड इफेक्ट होते हैं और इनके साथ साथ कुछ हमको प्रिकॉशन भी रखना होता है, दोनों के लिए, है ना, साइड इफेक्ट जो होंगे और प्रिकॉशन जो होगा वो दोनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है, क्रायो सर्जरी के लिए और लेजर थेरेपी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, क्या होगा साइड इफेक्ट इसका, वाटरी, वाटरी ब्लडी सीरोसा डिस्चार्ज, क्या है ये, हल्का सा लाइट पिंक कलर का डिस्चार्ज होगा, ठीक है, और वो कब तक होगा, 1 से 2 महीने, ठीक है, 1 से 2 महीने या 5 to 6 वीक, 5 to 6 वीक या 1 से 2 महीने तक ये डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पेशेंट बोले कि अरे मेरे को तो ब्लडी डिस्चार्ज हो रहा है, इतने दिन से हो रहा है, तो हमको क्या बोलना है, भाई ये तुम्हारी नॉर्मल फाइंडिंग है, तुम्हारे अंदर जो वो हमने फ्रीज किया था ना, या जिनको हमने जलाया था ना एक लेजर के थ्रू, रेस के थ्रू, तो वो तो आपका धीरे धीरे ही सही होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि हमने कोई सर्जरी किया है तो उसको हम निकाल लें, है ना। तो वहां पे वाटरी ब्लड सिरोसा देखने को मिलेगा, ये इसका साइड इफेक्ट है, ठीक है। इसमें प्रिकॉशन क्या रखना है हमें, प्रिकॉशन कुछ नहीं है, है ना, दोनों के लिए प्रिकॉशन एक ही है। प्रिकॉशन में क्या करना है, क्वाइटस के लिए अवॉइड करना है, ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए अवॉइड करना है, कब तक, कम से कम 3 से 4 महीने, ठीक है, 3 से 4 महीने तक, 3 to 4 मंथ अवॉइड करेंगे सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है। हो गया, चलो तो ये हमारे हो गए नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हमने क्या क्या पढ़े थे, क्या क्या देखे थे, एक तो देखे थे हमने हिस्टेक्टोमी, फिर देखे थे कोनाइजेशन, और एक देखे थे पेल्विस एक्सेंट्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कोनाइजेशन। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या पढ़ते हैं अपन, कोनाइजेशन, क्या होता है कोनाइजेशन, ठीक है। तो कोनाइजेशन क्या होता है, तो यहाँ पे एक चीज है क्या, कोनाई, है ना, कोन, समझ रहे हो ना, कोन मतलब एक कोन, यहाँ पे एक कोन की बात हो रही है। तो जब हमारे सर्विक्स में किसी कोने में ट्यूमर है, ठीक है,
अगर किसी ये जैसे सर्विक्स है, ठीक है, ये सर्विक्स है और उसके सिर्फ इस कोने में ट्यूमर है, ठीक है, तो हम वहाँ पे कोनाइजेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको सिर्फ सर्विक्स का एक कोना निकालना है, ठीक है, तो उस पार्ट को कट करके निकाल सकते हैं। तो अगर ट्यूमर सिर्फ सर्विक्स के एक किसी कोने में है तो वहां पे हम कोनाइजेशन सर्जरी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, क्या, पेशेंट को ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। सर्विक्स हमारे इनकॉम्पिटेंट हो सकती है, इनकॉम्पिटेंट मतलब टोनिसिटी कम हो जाना, सर्विक्स की कैपेसिटी कम हो जाना, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ हमारी जो सर्विक्स रहती है वो क्लोज रहती है, ठीक है। पर अगर हम उसको यहाँ पे ओपन कर देंगे, हम उसको कट कट करके निकाल देंगे तो वो वहां पे ओपन हो जाएगी और इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स जैसे प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है। तो लिख लो। अच्छा, इसको यूज करने से एक क्या बेनिफिट भी रहता है, क्या, अगर पेशेंट की जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है ना, अगर उसको हमें सिक्योर रखना है ना, उसको हम खत्म नहीं करना चाहते तो हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कोनाइजेशन यूज इन इफ ट्यूमर इन अ कॉर्नर ऑफ सर्विक्स, ठीक है, अगर वो सर्विक्स के किसी कॉर्नर में है तो हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज बिकॉज उसकी जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है ना वो सेव रहे। ठीक है, वो बनी रहे इसलिए हम इसका यूज करते हैं। कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट कह लो तो क्या है, पेशेंट को ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, ब्लीडिंग हो सकती है पेशेंट को, है ना। इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स, ठीक है, क्या है, टोनिसिटी उसकी कम हो जाएगी सर्विक्स की, ठीक है, ये देखने को मिल सकता है। ड्यू टू ओपन सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स अगर ओपन हो जाएगी तो वहां पे इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट है हिस्टेक्टोमी, ठीक है। तो क्या होता है हिस्टेक्टोमी, रिमूव ऑफ यूटरस। तो हिस्टेक्टोमी 3 प्रकार से की जाती है, ठीक है, कौन कौन सी, वेजाइनल, एब्डोमिनल, रेडिकल, ठीक है। मोस्ट कॉमन यूज हम लेते हैं वेजाइनल हिस्टेक्टोमी, ठीक है। बट कुछ कंडीशन में जैसे फाइब्रोइड यूटरस हो गया है ना, वहाँ पे हमारा जो मास है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ट्यूमर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना। सर्वाइकल कैंसर हो गया जहाँ पे ट्यूमर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो वो वेजाइना से निकल नहीं सकती ना, तो फिर हम वहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी में इंसिजन लगा के रिमूव करते हैं यूटरस को, ठीक है। फिर बात करें रेडिकल हिस्टेक्टोमी की, तो अगर कैंसर यूटरस के बाहर लाइक दिस, ओवरी हो गई, फेलोपियन ट्यूब हो गया, या वहाँ पे आसपास के जो लिम्फ नोड है वहां तक अगर कैंसर फैल चुका है तो वहां पे हम क्या यूज करने वाले हैं, रेडिकल हिस्टेक्टोमी, ठीक है, क्या, रेडिकल हिस्टेक्टोमी। फिर उसके बाद का हमारा नर्सिंग रोल क्या रहने वाला है, पेशेंट को डीप ब्रीथिंग के लिए बोलना, है ना, कफिंग एक्सरसाइज के लिए बोलना, 24 आवर्स के बाद उसको एम्बुलेटरी करना ताकि उसको डीवीटी ना हो सके, है ना। ब्लीडिंग हमें चेक करते रहना है, इन्फेक्शन में कोई सिम्टम्स तो नहीं आ रहे वो हमको देखते रहना है, ठीक है। 3 महीने तक, 3 से 4 महीने तक उसको सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए अवॉइड करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं ये होती है 3 प्रकार की, ठीक है।
विजाइना हिस्टेक्टोमी, विजाइनल हिस्टेक्टोमी, एक होती है एब्डोमिनल और एक होती है रेडिकल। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन यूज इसका होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन यूज विजाइनल हिस्टेक्टोमी का होता है। ठीक है, विजाइना के थ्रू यूटरस को निकाल लेना। लिख लिखना पड़ेगा क्या, लिख देती हूँ। रिमूव कर लेना यूटरस को। ठीक है, एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी, अगर ट्यूमर हमारी फैलोपियन ट्यूब में है, फैलोपियन ट्यूब है, ओवरी है, ठीक है, विथ यूट्रस, तो वहां पे हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। ठीक है, और अगर ट्यूमर यूट्रस के बाहर है, मतलब यूट्रस में तो है, यूट्रस विथ आउटसाइड, यूट्रस, जैसे ये हुआ ना ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, एंड अगर वो लिम्फ नोड को भी कवर की है। ठीक है, इसमें क्या जरूरी है, लिम्फ नोड है ना, तो फिर वहां पे हम रेडिकल हिस्टेक्टोमी का यूज करते हैं। ठीक है, हो गया। बाकी हम इसके बारे में गायनिक में पढ़ेंगे, हिस्टेक्टोमी के लिए है ना, अलग से टॉपिक रहेगा। अभी तो सिर्फ हम कैंसर के बारे में थोड़ा सा बस बता रहे हैं। फिर यहाँ पे हमारा नर्सिंग रोल क्या रहने वाला है ना, पेशेंट को डीप ब्रीथिंग के लिए बोलना, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ठीक है, कफिंग एक्सरसाइज, अर्ली एम्बुलेटरी, ठीक है, ताकि उसको प्रिवेंट किया जा सके, किससे, डीवीटी से। ठीक है, और क्या देखना है, ब्लीडिंग चेक करते रहना है, और क्या, इन्फेक्शन, ऑब्जर्वेशन में रखना है। ठीक है, और 3 मंथ तक क्या करना है, क्वाइटस, सेक्सुअल एक्टिविटी अवॉइड करना है, सेक्सुअल एक्टिविटी अवॉइड। फिर तीसरा है पेल्विस एक्सेंट्रेशन। ठीक है, क्या होता है पेल्विस एक्सेंट्रेशन, तो पेल्विस कैविटी में जितने भी ओवरऑल ऑर्गन हैं, ठीक है, और लिम्फ नोड्स हैं, तो वो सारे ऑर्गन को हम
रिमूव कर देंगे, वो होता है पेल्विस एक्सेंट्रेशन। ठीक है, अगर जो हमारी कैंसर सेल है या ट्यूमर है वो इन सारे ऑर्गन को अफेक्ट कर दी है और यहाँ तक उसने कवर कर लिया है, तो हम ये सारे ऑर्गन निकाल देंगे, उसको हम कह देते हैं पेल्विस एक्सेंट्रेशन। ठीक है, और ये ऑपरेशन हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, टोटल। ठीक है, अगर हम एंटीरियर साइड से ऑर्गन को निकालेंगे तो वहां पे हमारा यूट्रस आएगा, सर्विक्स आएगा, फैलोपियन ट्यूब आएगा, वेजाइना आएगी, यूरेथ्रा आएगा, ब्लैडर आएगा और उसके जो आसपास के लिम्फ नोड है वो आ जाएंगे। अगर हम बात करें पोस्टीरियर की तो वहां से जो पीछे का जो यूट्रस का जो पोस्टीरियर वाला पार्ट होता है वो निकल आएगा, फैलोपियन ट्यूब निकल आएगा, सर्विक्स निकल आएगा और हमारा जो रेक्टम है, रेक्टम केनाल है, प्लस जो हमारा डिसेंडिंग कॉलोन है वो भी इसके साथ इंक्लूड हो जाएगा। बात करें टोटल की तो उसमें ये सारा सब कुछ आ जाएगा ओवरऑल। ठीक है, तो एग्जाम में चीजें आती हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ये आप लिख लो। हो गया? फिर बात कर लेते हैं एंटीरियर पेल्विस एक्सेंट्रेशन। ठीक है, तो अगर हम एंटीरियर साइड से ऑर्गन्स को निकाल देंगे, ठीक है, उसमें क्या क्या थे, हमारी यूटरस था, सर्विक्स था, फैलोपियन ट्यूब था और यूरेथ्रा, वेजाइना, ब्लैडर भी था। ठीक है, तो जब हमारा यूरेथ्रा भी निकल जाएगा, हमारा ब्लैडर भी निकल जाएगा, फिर पेशेंट यूरिन पास कैसे कर पाएगा? तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो यूरेटर वाला पार्ट होता है ना, वहां के निचले वाले हिस्से को काट के स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम वाला पार्ट होता है वहां से उसको हम अटैच कर देते हैं। ठीक है, वहां से हमें फिस्टुला बना देते हैं और एक यूरिन बैग लगा देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये किडनी हुई, है ना, ये यूरेटर हुए और ये ब्लाडर हुआ और ये हमारा यूरेथ्रा हुआ। ठीक है, तो जब हमारा यूरेथ्रा भी निकल रहा है, ब्लैडर भी हमारा निकल रहा है, ठीक है, ये दोनों हमारे क्या निकल रहे हैं, तो हम यहाँ से करेंगे क्या, इधर से हम कट लगाएंगे और राइट साइड से लगाएंगे। राइट साइड से क्यों, लेफ्ट साइड से क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि राइट साइड ही हमारे लीवर रहता है, स्टमक रहता है और स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है। ठीक है, तो जब हम ये फिस्टुला बनाते हैं ना, तो जैसे यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, और इसका जो इलियम वाला पार्ट रहता है, ठीक है, तो इलियम वाले पार्ट से इसको अटैच कर देते हैं और यहाँ से एक अपन पाउच निकाल देते हैं वो यूरिन के लिए। ठीक है, ठीक है, क्यों? बिकॉज राइट साइड लीवर, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ठीक, यूरेटर को इलियम से जोड़ देते हैं। ठीक है, यूरेटर को इलियम से जोड़ देते हैं और इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, ब्रेकर प्रोसीजर। क्या कहते हैं? ब्रेकर प्रोसीजर, इसका नाम है ब्रेकर प्रोसीजर। ठीक, और इसका अदर नेम क्या है? यूरेटो इलियोस्टोमी। और दूसरा अदर नेम क्या है? इम्प्लांटेशन ऑफ यूरेटर इनटू द सेगमेंट ऑफ इलियम। ठीक है, तो ये भी लिख लेते हैं इसके अदर नेम। एक मिनट, अदर नेम पहला क्या है? यूरेटो इलियोस्टोमी। ठीक है, दूसरा इम्प्लांटेशन, है ना, इम्प्लांट करते हैं ना, इम्प्लांटेशन ऑफ यूरेटर इनटू इलियम
सिगमेंट। ठीक, ठीक है, ये भी आप याद रखना। राइट साइड से ही इस प्रोसीजर को करते हैं अपन। हो गया। फिर बात करें पोस्टीरियर पेल्विस एक्सेंट्रेशन की। पोस्टीरियर पेल्विस एक्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इसमें हम जो कोलोस्टोमी बैग लगाते हैं वो लेफ्ट साइड से लगाते हैं। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड हमारी डिसेंडिंग कोलोन रहती है और इसमें हमारे एनर कैनाल, रेक्टम इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, ये रिमूव हो जाएंगे तीनों, तो हम इसको इस लार्ज इंटेस्टाइन से जोड़ देंगे। वहां पे एक स्टोमा बना देंगे और डिसेंडिंग कोलोन से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक का जोड़ देंगे और वहां पे एक कोलोस्टोमी बैग हम लगा देंगे। ठीक है, हो गया। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब कल हम पढ़ेंगे ओवेरियन कैंसर के बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।